सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। यहाँ पर होता यही है कि सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल होते हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का डायग्राम हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डाउनवर्ड बनता है और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अपवर्ड बनता है, और ये जो बीच का पॉइंट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है ना। और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डाउनवर्ड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अपवर्ड क्यों बनता है और डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हमारा डाउनवर्ड क्यों बनता है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया था। यहाँ पे हमें हर चीज को जब हम डायग्राम में फॉरेन करेंसी को ही डिनोट करेंगे। डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, जैसे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, तो यहाँ हम लिखेंगे कि डीएफ मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है। अब चलिए समझते हैं ये डायग्राम। ये जरा ध्यान से समझिएगा थोड़ा, है ना, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। मान लेते हैं ये जो R2 है, यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज था 50 रुपीज का $1। कितने का था? 50 रुपीज का $1 था। और R में 60 रुपीज का $1 था। और R1 में 70 रुपीज का $1 था। ठीक है। मतलब 50, ऐसे समझिए, 50, 60, 70। ठीक है। यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं 50, 60, 70। ठीक है। अब देखिए, R2 जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज था, तब हमारा 50 रुपए देने में $1 मिल रहे थे, तो 50:1। ठीक है। 50:1 क्या बता रहा है कि $1 हम जब देते हैं तो हमें 50 रुपए मिलेंगे। ये रेट ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, मतलब कि $1 50 रुपए का इंडिया में चल रहा है। और जब हम क्या कहते हैं, जब हमारा आर रेट ऑफ एक्सचेंज था तब हम $1 देते थे तो हमें 60 रुपीज मिलते थे। और जब हम R1 हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज था, मतलब कि तब हम $1 देते थे तो हमें 70 रुपीज मिलते थे। मतलब कि या बोल दीजिए कि 70 रुपीज देने पे $1 मिलते थे। ठीक है। अब बात एक ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज तो आपके दिमाग में हो गया होगा। R1 R2 हमारा दिखा रहा है 50, R दिखा रहा है 60 और R1 दिखा रहा है 70। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आपको इसी तरीके से कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने अब जूम कर दिया है। जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R1 था, मतलब कि जब हमारा 70 रुपीज का $1 था। ठीक है। 70 रुपीज का $1 था। एक था 60 रुपीज का $1 था और एक था 50 रुपीज का $1 था। यही तो हमने कंडीशंस ली थी। ठीक है। तो 70 रुपीज का $1 जब था, तो एक बात बताइए, 70 रुपीज का जब $1 था तो बाकी के कंपैरिजन में हमारा डॉलर, बाकी रेट ऑफ एक्सचेंज के कंपैरिजन में हमारा डॉलर महंगा था कि नहीं था? भाई यहाँ देखिए, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है। तो आर में भी हमारा 60 रुपीज का $1 था और R2 में हमारा क्या कहते हैं कि 50 रुपीज का $1 था। ये R2 बता रहा है, ये R बता रहा है। ठीक है। तो बाकियों के कंपैरिजन में हमारा R1 जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, वहां पे हमारा क्या है, डॉलर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था। ठीक है। कुछ नहीं। अब हमने क्या करा कि सबसे पहले एक बात बताइए, जब डॉलर इंडियन मार्केट में क्या है, इस समय कॉस्टली है। ठीक है। डॉलर इस समय कॉस्टली है। तो डॉलर इस समय कॉस्टली, कितना कॉस्टली है? 70 रुपीज देने में हमें $1 मिलता है। ठीक है। तो अगर डॉलर इस समय कॉस्टली होगा तो क्या होगा, जो डॉलर की सप्लाई कर रहा होगा वो ज्यादा सप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डॉलर कॉस्टली ज्यादा था इंडियन मार्केट में, तो डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई। तो वही देखिए, यहाँ पे डिमांड हो रही है, ये देखिए डिमांड यहाँ हो रही है, डिमांड वाली लाइन है। और ये देखिए यहाँ इतनी सप्लाई हो रही। तो सप्लाई क्या हो रही, एक्सेस सप्लाई हो रही कि नहीं हो रही? जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज 70 रुपीज का $1 है, या R1 जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो हमारे डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो रही। क्यों ज्यादा हो रही? क्योंकि देखिए डॉलर महंगा है, इंडियन मार्केट में डॉलर महंगा है, और डॉलर अगर महंगा है तो डॉलर की सप्लाई क्या होगी, इंडियन मार्केट में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो भी डॉलर की सप्लाई कर रहा होगा वो सोचेगा कि उसका प्रॉफिट हो। ठीक है। तो इस वजह से वो डॉलर की सप्लाई ज्यादा कर रहा है। मैं ध्यान समझिएगा, डॉलर की सप्लाई ज्यादा होगी, ना कि डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि डॉलर कॉस्टली है ना। तो डॉलर कॉस्टली है, इस वजह से जो भी डॉलर की सप्लाई कर रहा होगा वो डॉलर की सप्लाई ज्यादा करेगा। ठीक है। तो इस वजह से इतना पोर्शन हमें एक्सेस सप्लाई मिलेगा। कितना मिलेगा? इतना पोर्शन हमें, मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूँ, ये पोर्शन हमारा एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। ठीक है।
क्यों हो जाएगा एक्सेस सप्लाई? क्योंकि भाई डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई। अब एक बात बताइए, जैसे ही इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई, मतलब कि 70 रुपीज का जब $1 था, तो हमारी डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई, तो अब क्या होगा? डॉलर कोई खरीद रहा नहीं है, मतलब डॉलर कोई डिमांड कर नहीं रहा है, डिमांड इतनी हो रही, सप्लाई इतनी हो रही, तो क्या होगा? जब भी किसी चीज की मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो उसका रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो यहाँ भी यही होगा कि डॉलर का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 70 रुपीज से डॉलर 60 रुपीज में आ जाएगा, मतलब कि R1 रेट से हमारा आर में आ जाएगा डॉलर। क्यों? क्योंकि हमारी डॉलर की इंडियन मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो रही, डिमांड कम हो रही, तो तुरंत ही रेट जो है डॉलर का वो कम हो जाएगा। मान लीजिए 60 रुपीज का $1 अब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई थी, एक्सेस सप्लाई की होने की वजह से कोई खरीद रहा नहीं था डॉलर, कोई डिमांड नहीं कर रहा था, तो इसकी डॉलर की वैल्यू अब कम हो गई। तो जैसे ही अब क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू कम हो गई, मतलब डॉलर का जो रेट है वो कम हो गया। अब डॉलर का रेट कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? डॉलर की बढ़ेगी, और सप्लाई क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जैसे किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। तो पहले देखिए, पहले डॉलर कहाँ डिमांड हो रहा था? यहाँ पे। अब देखिए डॉलर यहाँ डिमांड होने लगेगा ई में, ठीक है ना। एक एरो मैं बना देता हूँ। और पहले डॉलर की सप्लाई कहाँ हो रही थी? यहाँ पे। तो अब डॉलर की सप्लाई कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे होने लगेगी, ठीक है। तो देखिए ये एक मैं दूसरा मैं डिनोट कर देता हूँ रेड से। ये देखिए यहाँ पे डिमांड हो रही थी पहले, अब यहाँ डिमांड होने लगी। इसका मतलब हमारे क्या हुई? हमारी डॉलर की हमारी डॉलर की डिमांड बढ़ गई, और यहाँ सप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो सप्लाई क्या होगी? कम होगी ना, तो सप्लाई यहाँ देखिए कम हो गई, ठीक है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम में आ गए कि नहीं आ गए? तो बोलने का मतलब यही है कि मार्केट में कुछ ऐसी फोर्सेस रहती हैं कि भले चाहे हमारे डॉलर की एक्सेस सप्लाई हो या एक्सेस डिमांड हो, वो हमारी पार रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन कर देती हैं। हो गया। देखिए सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारा 70 रुपीज का $1 था, 70 रुपीज का $1 था, तो उसकी वजह से क्या हुआ? मार्केट में एक्सेस सप्लाई चल रही थी, एक्सेस सप्लाई चल रही थी, इतनी पोर्शन एक्सेस सप्लाई चल रही थी, कोई खरीद नहीं रहा था और सप्लाई ज्यादा हो रही थी। तो ड्यू टू एक्सेस सप्लाई क्या हुआ? ड्यू टू एक्सेस सप्लाई डॉलर का रेट क्या हुआ? तुरंत फॉल हो गया। भाई मार्केट में कोई चीज की अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कोई नहीं कर रहा है, तो उसका रेट क्या होगा? फॉल हो जाएगा। तो तुरंत ही रेट क्या हो गया? 60 रुपीज का $1 हो गया, ठीक है। वैसे तुरंत नहीं होता है मार्केट में, मैं एक हाइपोथेटिकल आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो जैसे ही 60 रुपीज का $1 हो गया, तो क्या हुआ? जैसे ही 60 रुपीज का $1 हुआ, अब मार्केट में डॉलर की वैल्यू कम हो गई। तो जब डॉलर की वैल्यू कम होगी तो डिमांड डॉलर की ज्यादा होगी ना। तो पहले डिमांड हो रही थी यहाँ पे, और तुरंत ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया ई में, ठीक है। और पहले सप्लाई कहाँ हो रही थी? यहाँ पे, ठीक है ना। अब तो सप्लाई कम हो गई, ठीक है। इसको नीचे मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे जो MON लिखा है ना, इसको मान लीजिए 1 2 3। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 1 है, ये जो है 1, ये जो है लाइन ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो डॉलर सबसे पहले डॉलर की डिमांड 1 में हो रही थी, अब 2 में आ गई। और यहाँ सप्लाई कितनी हो रही थी डॉलर की? 3 में हो रही थी, तो ये 2 में आ गया। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे आई थिंक, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट केस ले लेते हैं हम, किसमें? जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R2 था, ठीक है। तो जब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज R2 था, मतलब कि हम जब हमारा रेट ऑफ $50 का $1 था, तो जैसे ही हमारा 50 रुपीज का $1 था, पहले हमारा 60 रुपीज का $1 था। तीनों हम रेट ऑफ एक्सचेंज पहले लिख लेते हैं, और 70 रुपीज का $1 था, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, कंपैरेटिवली सबसे सस्ता हमारा डॉलर इस समय है कि नहीं है? R2 में सबसे सस्ता डॉलर है। क्यों? क्योंकि पहले 70 रुपीज का $1 था R1 में, और आर में हो गया था 60 रुपीज का $1, तो 50 रुपीज का $1 हो गया। जब 50 रुपीज का $1 हो गया, तो मार्केट में डॉलर सस्ता है बाकी के कंपैरिजन में, बाकी रेट ऑफ एक्सचेंज के कंपैरिजन में। तो क्या हुआ? डॉलर की देखिए डिमांड ज्यादा हो गई और डॉलर की सप्लाई कम हो गई। सिंपल सी बात है भाई। जो कोई चीज अगर सस्ती है, नॉर्मल सा आप मार्केट का रूल लगाइए, कोई चीज अगर सस्ती है तो उसकी लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? तो डिमांड ज्यादा हो रही और सप्लाई कम हो रही, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मार्केट में किसी चीज कोई भी चीज का प्राइस मान लीजिए कम था, उसकी डिमांड ज्यादा होने लगी, सप्लाई कम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब क्या होगा भाई? मान लीजिए कोई चीज आपको सस्ती मिल रही है, ठीक है, उसका किसी चीज का प्राइस कम है। अरे एक मिनट, हाँ, किसी चीज का प्राइस कम है, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा बताइए? कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होगा? जो ये प्राइस कम है
वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वही यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, एक्सेस डिमांड इतनी हो रही, एक्सेस डिमांड हो रही। देखिए R2 हमारा जब रेट ऑफ एक्सचेंज था, मतलब 50 रुपीज़ का $1 था, तो डिमांड ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई कम हो रही थी। इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, डॉलर का जो रेट है इंडियन मार्केट में बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा करी जा रही है। और डॉलर का रेट बढ़ के क्या हो जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ के 60 रुपीज़ का $1 हो जाएगा, मतलब कि आर में हम लोग चले जाएंगे। और जैसे ही हम लोग आर में जाएंगे, R2 से आर में जाएंगे, मतलब कि रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड पहले यहाँ थी, अब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और सप्लाई पहले यहाँ थी तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3, ठीक है। तो देखिए एन, पहले मान लीजिए डिमांड 3 थी, पहले डिमांड कितनी थी, 3 थी, तो अब कम होके 2 हो गई ना, 3 से 2 हो गई तो कम हो गई ना। और सप्लाई पहले मान लीजिए 1 थी, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, बढ़ गई सप्लाई तो 2 में आ गए। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब है, कुछ भी हो मार्केट में, एक्सेस डिमांड हो, एक्सेस सप्लाई हो, कुछ ऐसी मार्केट में फोर्सेस हैं जो कि मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके दे ही देती हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस के, डिमांड और सप्लाई ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन करके दे देती हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करके दे देती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने समझा कि कैसे हमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग पहुंचे, एक्सेस सप्लाई से और एक्सेस डिमांड से, ठीक है। सो आज इसको इतना ही करिएगा, ठीक है आप लोग। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।